तो झारखंड बोर्ड क्लास 10th के सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर रोज़ की तरह मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के, वो भी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान से, है ना। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोग जो है सो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है सो बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे वन हाफ ईयरली इसको आप लोग बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों, आज जो है सो हम लोग टॉप 40 VVI क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारा सोशल साइंस से है। तो जो बच्चे हमसे नए जुड़ गए हैं उन सभी का मैं यही आग्रह करूंगा कि आप लोग जो है सो चैनल में जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके रख लें चैनल को, बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाए। बाकी जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं उन सभी को बता दें कि आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक्टिव रहेंगे, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियो आ रही है ना। दोस्तों, आप शुरू करते हैं। सभी का अगेन वेलकम, सभी को जोहार, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो सुबह में देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, है ना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा एवं लोकतंत्र परंपरा और इनमें सभी। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाया था कि जो राष्ट्रवाद होता है ना, राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी देश से प्रेम करना, किसी देश के प्रति समर्पित रहना, किसी देश की बात कर की आती है तो वो राष्ट्रवाद हो गई। तो एक देश में अगर रहने वाले लोग देखेंगे तो आपको समान संस्कृति, समान इतिहास, समान भाषा और लोक परंपरा के लोग मिल जाएंगे, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 का डी कर लेंगे। और सवाल नंबर 2 दोस्तों लिखा हुआ है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार पूछता है। ऑस्ट्रिया, बर्लिन, पर्सा और म्यूनिख। तो दोस्तों, हमने आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था और ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था। जो बच्चे ऑफलाइन के हैं मैं बता देना चाहूँगा कि परसा है ना, परसा। और ऑनलाइन वाले बच्चों को बता दूं कि मैं वीडियो डाल दिया हूँ, उसमें देख लीजिएगा। परसा के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये क्या हो जाएगा? परसा, यानी कि बिस्मार्क जो है सो परसा के चांसलर थे। कहाँ के थे? परसा के। और परसा जो है सो दोस्तों 3 युद्ध जीत लिया था, 3 देशों से 3 युद्ध जीता था, जो कि जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है ये, है ना। चलिए सवाल नंबर हमारा तीसरा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? खेड़ा और बरदौली और चंपारण और व्यक्तिगत सत्याग्रह। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है सो गांधी जी का जो है सो सहयोग किया था खेड़ा आंदोलन में। कब किया था? मतलब 1918 में, है ना। और वो खेड़ा आंदोलन था कहाँ का? तो खेड़ा आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है, गुजरात का खेड़ा आंदोलन। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 4 देख रहे हैं। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो भारत के संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, और नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, या फिर लगान से संबंधित कानून लाने के लिए, या फिर व्यापार संबंधित कानून के लिए। दोस्तों बता देना चाहेंगे, यहाँ पे जो है ना, ये भारत में संवैधानिक व्यवस्था का कार्यशैली पर अध्ययन करने के लिए आया था ये साइमन कमीशन, जो कि हमारे भारतीयों ने ये भी नारा दिया था कि साइमन कमीशन गो बैक, है ना, साइमन गो बैक, ये नारा मिला था। चलिए बाकी आंसर हमारा इसका हो गया आंसर 1। 5वां नंबर सवाल है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? दोस्तों वो है आपका सूती मार्ग, जी नहीं, रेशम मार्ग। इसको सिल्क रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्क रूट। हमेशा सवाल पूछता है कि एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले जो मार्ग था ना, उस रास्ता का नाम था क्या? सिल्क रूट। क्या था? सिल्क रूट, है ना। और सिल्क रूट जो होता है हमारा दोस्तों, वो रेशम मार्ग हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रेशम का व्यापार होता था बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको रेशम मार्ग नाम दिया गया। सवाल नेक्स्ट देख रहे हैं, गाड़ियों का उत्पादन के लिए असेंबली, है ना, लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? इसका ऑप्शन है एडिसन और फिलिप्स और रूजवेल्ट और हेनरी फोर्ड। दोस्तों, तो ये गाड़ी में जितनी भी असेंबली लाइन्स थी जो हेनरी फोर्ड की थी, यानी कि गाड़ी का सारा पार्ट्स असेंबल हेनरी फोर्ड का होता था। ठीक है, सवाल नंबर 7वां है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र किसका महिमा मंडन है? तो राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र, औद्योगिकरण और संगीत। इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण। क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण। मतलब जॉन ऑफ द सेंचुरी नामक जो चित्र जो है ना, वो औद्योगिकरण को दर्शाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8वां, स्पिनिंग जेनी मशीन किस प्रक्रिया में वृद्धि हुई? तो देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन जो है ना दोस्तों, वो कताई के लिए वृद्धि हुई थी। कताई यानी कि कताई का मतलब होता है सूत को, मतलब रुई से सूत को निकालना, रुई से धागा को निकालने की प्रक्रिया होती है कताई,
है ना। कताई के लिए स्पिनिंग जेनी का जो है सो काफ़ी डिमांड हो गया था इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए, बुनाई, छपाई और रंगाई गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, सवाल नंबर 9 देख रहे हैं। 9 क्या है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा जो है सो लाया गया था? तो फ्रांसीसियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा और डचों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा। याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है ना वो लाया गया था किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा, यानी कि यूरोपियन लोग के द्वारा, है ना, पुर्तगाली इसको बोलते हैं। चलिए, सवाल नंबर 10वां, गैली क्या है दोस्तों? गैली क्या है? तो धातुई फ्रेम और चर्मपत्र और ताम्रपत्र और पांडुलिपि। देखिए, अगर गैली बोलेगा ना तो गैली एक ताम्रपत्र है। क्या दोस्तों? ताम्रपत्र है, यानी कि तांबे का पेपर, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर देखते हैं 11 कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, इसके बीच में सत्ता का बंटवारा रहता है तो उस सत्ता का क्या कहते हैं? सत्ता का जो है सो क्षैतिज वितरण या फिर ऊर्ध्वाधर वितरण या फिर दबाव समूह वितरण या फिर सामुदायिक वितरण। याद रखिएगा जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्षैतिज वितरण, है ना। क्षैतिज, क्षैतिज नहीं बोलेंगे जी, ऊर्ध्वाधर वितरण हो जाएगा, ठीक है। सत्ता का क्षैतिज ना, पहले आएगा आपका विधायिका, फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका, हाँ क्षैतिज वितरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, सवाल नंबर 11 का आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 12 क्या है? भारतीय संघ में इस समय है, क्या है? भारतीय संघ में इस समय जो है सो दोस्तों 28 राज्य है और 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र और 28 राज्य और 6 तो होगा नहीं, इसमें 9 कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर सही कर लीजिएगा, ये 28 राज्य और 9 संघीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 13 चलते हैं। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, है ना, किस आंदोलन से संबंधित है? तो अश्वेत शक्ति आंदोलन और नारीवाद आंदोलन और जो है सो नागरिक अधिकार आंदोलन और फिर नस्ल भेद आंदोलन। तो मैक्सिको का ओलंपिक की जो कहानी है वो उसका संबंध जो है ना वो है अश्वेत शक्ति आंदोलन से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। सवाल में चलते हैं 14 में क्या बोला जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 16, 15, 18, 17। तो अनुच्छेद 17 के द्वारा दोस्तों क्या किया गया है? अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, यानी कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बामशेफ जो है सो इनमें से किसका संगठन है? किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का और मजदूरों का। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों का, है ना। कहाँ चला गया? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर बी 15 का। चलिए, सवाल देखते हैं 16 क्या है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति, संसद और उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग। देखो, राजनीतिक दलों को मान्यता जो देगा ना वो देगा चुनाव आयोग। कौन देगा? चुनाव आयोग, ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन। सवाल नंबर 17 है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, कैसी होती है? उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार, उपरोक्त सभी। लोकतांत्रिक सरकार जो होती है दोस्तों उपरोक्त सभी होती है, यानी कि वो उत्तरदायी भी होती है, जिम्मेदार भी होती है और वैध भी होती है ना। वैध मतलब लीगल गवर्नमेंट, यानी कि डी हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। 17 का हो गया। 18 चलते हैं। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सर्वश्रेष्ठ है? सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समानता का। ठीक है, राजनीतिक सुधार को अगर सशक्त बनाना है तो सूचना का अधिकार जरूरी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 18 का ए हो जाएगा, क्योंकि सूचना मिलेगा तो हमें क्या करेंगे, अच्छे गलत का पहचान होगा और उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। अगर गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाएंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे, अगर अच्छा हो रहा है तो उसका क्या करेंगे, जो है सो प्रशंसा करेंगे। इसलिए सूचना का अधिकार जरूरी है। सवाल नंबर 19 देखते हैं क्या है कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी क्षेत्रों में महिलाओं को जो है दोस्तों आरक्षित सीट है, यानी कि सभी क्षेत्र में महिला जा सकती है, चुनाव लड़ सकती है ना, राजनीति में भाग ले सकती है। सवाल नंबर 20 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वृंदा करात और मेधा पाटकर और जो क्या है दोस्तों, और है सोनिया गांधी और मायावती। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेधा पाटकर, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो है ना यहाँ पर नेतृत्व करने वाला जो है सो कौन है? मेधा पाटकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट, ठीक है। सवाल में चलते 21 क्या है? समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने भाग में है दोस्तों, कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ना, कहाँ चला गया, हाँ, इसमें हो जाएगा 2, एक नवीकरण है एक अनवीकरण है। समाप्यता के आधार पे 2 ही संसाधन है, अनवीकरण और अनवीकरण, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर चलते हैं 22, देर न करते हुए। किस राज्य में काली मृदा के रूप में किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्या लगता है क्या आंसर होगा? चलिए, आप लोग इसका आंसर करेंगे कमेंट में, हाँ। चलिए, सवाल में चलते हैं 23। भारत की में जैविक
विविधता को कम करने वाला कारक कौन सा है? तो वन्य जीवों के आवास का विनाश और वन्य जीवों को मारना या शिकार करना, फिर पर्यावरणीय प्रदूषण का दावा नल और उपरोक्त सभी। दोस्तों आज के डेट में उपरोक्त सभी है, जिस कारण से हमारा क्या हो रहा है, जैव विविधता कम हो रहा है ना, जंगल में जानवर पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। सवाल नंबर 24 क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? तो बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा और जल विद्युतीय उत्पादन और उपरोक्त सभी। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि जो डैम होता है वो डैम क्या करता है, ये सभी को करता है, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना उपरोक्त सभी लाभ देता है। सवाल नंबर चलते हैं 25। देखिए चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि जो है सो क्या फसल दोस्तों? देखिए हमने पहले भी पढ़ाया था, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना जो है एक तरह से समझिए रोपण फसलें हैं, और रोपण फसलें को व्यापारिक फसलें बोलते हैं। ये व्यापारिक फसलें भी हैं, ठीक है क्या दोस्तों? व्यापारिक फसलें ना, इसको नकदी फसलें बोलते हैं, यानी कि इससे लोग पैसा कमाता है ना बेच के। तो ये सब समझ लिए रोपण फसल भी कहलाई जाती है, मतलब कहलाती है ये। 26 नंबर सवाल क्या है? भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस ऋतु में होती है? तो धान का जो होगा खरीफ फसल, धान का जो खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 27। निम्नांकित कोयले की खानों में कौन झारखंड राज्य में है? तो बोकारो, है ना। अगर कोयला का खान बोलेगा तो बोकारो, कौन बोलेगा दोस्तों? कोयला खान तो बोकारो, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 28 में क्या है कि निम्नांकित में कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो देखो आधारभूत जब भी बोलेगा तो लोह इस्पात उद्योग, हमने पहले पढ़ा था, लोह इस्पात, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, है ना, इंडस्ट्री को बोलते हैं क्या? आधारभूत उद्योग, ठीक है। बाकी आप लोग जान सकते हैं कि लोहा को इसलिए बोला गया क्योंकि लोहा के बिना कोई काम नहीं होता है। घर बनाओ तो लोहा, फैक्ट्री बनाओ तो लोहा, दुकान बनाओ तो लोहा, गाड़ी बनाओ तो लोहा, हर जगह लोहा का उपयोग होता है, इसलिए आधारभूत उद्योग कहा जाता है इसको। चलो सवाल नंबर 29। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट जल कितना गुना जल दूषित होता है? तो दोस्तों 10 गुना। इसका आंसर हम लोग पहले पढ़े थे, यानी कि जो कारखाना से जो जल निकलता है वो 10 गुना अपशिष्ट होता है ना 1 लीटर में। चलो सवाल नंबर 29 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 30 पढ़ते हैं। 30 में क्या है कि निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सड़क घर घर तक सेवा उपलब्ध कराता है, ये बात सही है, ये तो सही बात बोल रहा है, घर घर तक सड़क होती है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, बात सही है, सड़क जो है उबड़ खाबड़ पर भी बन सकता है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधन में कड़ी का कार्य करता है, ये भी बात सही बोल रहा है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है सड़क में, है ना, तो असत्य बोल रहा है। सड़क रेलवे की अपेक्षा लागत में बहुत अधिक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना दोस्तों, इसका ऑप्शन लग रहा है डी। क्यों पता है? क्योंकि सड़क जो होता है ना, सड़क रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। बात तो सही बोल रहा है कि रेल में हम लोग को टिकट कम, अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक। देखिए अगर आप रेल से जाइएगा दिल्ली तो आप सस्ता में पहुँच जाइएगा, है ना, लेकिन आप जाइएगा बाय रोड जाएगा दिल्ली तो आपको जो है सो महंगा पड़ेगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, ठीक है, डी। चलो सवाल नंबर 31। मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है? तो आपका हो गया स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति, अच्छा उपरोक्त सभी स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और प्रति व्यक्ति आय हो, उपरोक्त सभी पे हमारा जो है सो मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास रिपोर्ट बनता है। सवाल नंबर 32 देख रहे हैं कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को प्रभावित करता है? आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास और जीवन की गुणवत्ता। देखिए धारणीय विकास जब भी आएगा ये हमारे भावी पीढ़ियों के लिए किया जाता है। हमने कई बार डिस्कशन में किया है कि धारणीयता का विकास बोलेगा तो ये समझ लिए कि आने वाले पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 33 क्या है? सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र में गतिविधि है? तो ये प्राथमिक, द्वितीयक दोस्तों, अच्छा प्राथमिक, द्वितीयक और संगठित और असंगठित। तो याद रखिएगा सलमा जो है ना संगठित क्षेत्र में है। जो पता है कि सरकारी अस्पताल संगठन में है, यानी सरकार के नज़र इस पर रहती है, यानी कि ये है सो संगठित क्षेत्र में काम करती है, ठीक है। सवाल में चलते हैं 34। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियाँ शामिल है? तो सेवा में आपका आएगा परिवहन, संचार, बैंकिंग, ठीक है। बाकी कृषि तो उत्पादन वाला हो गया, चीनी गुड़ बनाना, द्वितीयक हो गया यानी कि निर्माण क्षेत्र, और सेवा में आ जाएगा परिवहन, संचार वगैरह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 35 देख रहे हैं क्या है कि निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय का उदाहरण कौन है इसमें? तो यहाँ बोल रहा है कि एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, या फिर एक गाय को 10,000 में बेचना, फिर भैंस से गाय प्राप्त करना, या फिर गाय का दूध। देखिए यहाँ पे जो है ना एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा जो है आपका वस्तु विनिमय का उदाहरण है, ठीक है। ये क्योंकि वस्तु के बदले वस्तु का उदाहरण होता है, वस्तु का बदले वस्तु का आदान प्रदान होता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में होता है, ठीक। सवाल 36 है
कि व्यापारिक बैंक का क्या कार्य है जी, तो ये आपका है सो साख का नियंत्रण करेगा और ऋण भी देगा, जमा स्वीकार भी करेगा, इनमें सभी करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 क्या है दोस्तों, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो है ना देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, एक से अधिक। देखिए अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी रहेगी तो एक से अधिक देशों से क्या करेगी, वो अपना उत्पादन पर नियंत्रण रखेगी। ठीक है, सवाल नंबर 38 चलते हैं। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है, तो ये आपका है दोस्तों अमेरिका, जापान, भारत, चीन, अमेरिका की है, अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 39। हॉलमार्क किस प्रकार के वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है, तो आपका आभूषण क्या हो जाएगा, आभूषण। आभूषण के लिए ये जो है सो प्रमाणक चिन्ह है। ठीक है, हॉलमार्क एक शुद्धता को दिखाता है। ये हमारा आखिरी सवाल है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, तो 24 दिसंबर। कब, 24 दिसंबर। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग 40 VVI क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप लोग को मिस ना कर पाएँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। बाकी अपने दोस्तों में शेयर कर देगा ताकि उसको भी और अपने दोस्तों को भी जो है सो पढ़ने का मौका मिल जाए, है ना। बाकी हम लोग लगातार जो है सो वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, आप लोग चिंता ना करें। बाकी दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी को जोहार, सभी को नमस्कार, सभी को बाय, फिर मिलते हैं, है ना।